गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। हम लोग अभी प्राचीन भारत पढ़ रहे थे जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित चैप्टर को ख़त्म किया था और मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अगले क्लास में मैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं या जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उसका वन लाइनर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन आज हमारी नज़र एक करंट अफेयर्स न्यूज़ पर गई और मैंने वो वन लाइनर पर वीडियो बनाने का आज जो मेरा कार्यक्रम था उसको मैंने कल के लिए स्थगित कर दिया और इस टॉपिक पर वीडियो मैंने बनाया। थंबनेल को देख करके आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किससे संबंधित है। तो चलिए थोड़ा सा इस वीडियो को हम देखते हैं। ये वीडियो जो है वो इससे संबंधित है कि भारत की जनसंख्या जो है वो विश्व में सबसे अधिक हो गई है। तो कैसे हो गई है, कितनी हो गई है, उसके बारे में हम वीडियो में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस ऑफ पॉपुलेशन फंड। इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिस रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 और इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भारत की जनसंख्या जो है वो 142 करोड़ 80 लाख हो गई है, जो कि चीन की जनसंख्या से 30 लाख अधिक है। यानी कि चीन की जनसंख्या जो है वो है 142 करोड़ 50 लाख और भारत की जनसंख्या 142 करोड़ 80 लाख हो गई है। इस प्रकार से भारत जो है वो विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हो गया है। तो चलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है। यूनाइटेड नेशन फंड पॉपुलेशन फंड जो है यह एक यूनाइटेड नेशन की का बॉडी है, अंग है या उससे संबंधित एक संस्था है जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी, जिसका मुख्य कार्य है किसी देश के द्वारा अपने जनता को देने वाले जो अधिकार हैं, जो वहाँ के संविधान के द्वारा वहाँ के नागरिकों को प्राप्त है, वहाँ की सरकार, वहाँ का स्टेट वो अपने जनता को वो अधिकार दे रही है कि नहीं दे रही है, उसकी जांच करना। लोगों को स्वास्थ्य की फैसिलिटी बराबर मिल रही है कि नहीं, लोगों का में सामाजिक समानता है कि नहीं, यहाँ लिंग के आधार पर कोई हिंसा तो नहीं हो रही है, यानी कि लैंगिक समानता है या नहीं, इन सब चीज़ों को देखना और इससे संबंधित योजना बनाना इस संस्था का प्रमुख कार्य होता है। और इस चीज़ को पता करने के लिए ये सबसे पहले किसी देश की जनसंख्या का पता करता है कि उस देश की जनसंख्या कितनी है और जनसंख्या की आबादी कितनी किस रेशियो में बढ़ रही है और कि ये जन्म दर और मृत्यु दर पे भी नज़र रखती है। तो चलिए यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि ये क्या है और ये किस तरह से काम करती है, क्या काम करती है। अब हम लोग थोड़ा सा जनसंख्या के बारे में समझ लेते हैं कि जनसंख्या क्या होता है। तो जनसंख्या हम मोटे मोटे शब्दों में अगर समझने का प्रयास करें तो जनसंख्या हम उसको कहते हैं किसी देश के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत निवास करने वाले लोगों को उस देश की जनसंख्या कहा जाता है। यानी कि किसी देश के अंतर्गत कितने लोग रहते हैं, किसी देश के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत कितने लोग निवास करते हैं, वही उस देश की जनसंख्या होती है। दुनिया की प्रत्येक देश अपने यहाँ एक निश्चित अंतराल पर जनगणना करवाती है ताकि उसे ये पता चल सके कि उनके देश का जो जनसंख्या है वो कितना है। और वो इसलिए किया जाता है ताकि सरकार अपनी जो पॉलिसी बनाए, अपने लोगों के लिए जो पॉलिसी बनाए, आर्थिक पॉलिसी बनाए, तो उसे ये अंदाजा हो कि हमारे देश में कितने लोग निवास करते हैं और फिर वो उस आधार पर उन लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सके। तो
आप लोगों को जनसंख्या समझ में आ गया होगा कि जनसंख्या किसको कहते हैं, जनगणना क्यों करवाया जाता है, ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब थोड़ा-सा भारत के जनगणना को इतिहास को देखते हैं, ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाए। तो भारत में अगर प्रथम जनगणना की बात करें, तो वो 1872 1872 में लॉर्ड मेयो जब भारत का गवर्नर जनरल था, उसके समय में करवाया गया था। यानी कि भारत में पहला जनगणना जो है वो ब्रिटिश सरकार जब भारत पर रूल कर रही थी, उसके समय में करवाया गया था और उस समय भारत का जो वायसराय था, सॉरी, वायसराय तब नहीं था, गवर्नर गवर्नर जनरल बोल सकते हैं, वो लॉर्ड मेयो थे। ठीक है। दूसरी बार जो भारत में जनगणना कराई गई थी, वो कराई गई थी 1881 में, यानी 1881 में। इसके समय में लॉर्ड रिपन जब गवर्नर जनरल था भारत का, उसके समय में। अगर हम स्वतंत्र भारत की बात करें, तो स्वतंत्र भारत में जो सबसे पहली जनगणना करवाई गई थी, वो करवाई गई थी 1991 में। ठीक है। और अगर हम पूरे विश्व की बात करें, तो विश्व में जो सबसे प्रथम जनगणना करवाई गई थी, वो स्वीडन में, स्वीडन एक देश है, उसमें करवाई गई थी 1749 ईस्वी में, 1749 एडी में। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब हम बात करते हैं कि भारत में आखिरी बार जनगणना कब करवाया गया था। तो भारत में आखिरी जनगणना जो हुआ था, वो 2011 में करवाया गया था और अभी तक हम लोग उसी आंकड़े से काम कर रहे हैं। भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर कराया जाता है। तो इस तरह से 2021 में भारत में जनगणना होना चाहिए, लेकिन कोविड की वजह से 2021 का जो प्रस्तावित जनगणना था, उसे एक्सटेंड कर दिया गया और वो अभी तक नहीं हुआ है। आगे कब होगा, वो हमें नहीं पता, वो सरकार जाने कब करवाए। तो सवाल उठता है कि जब जनगणना हुआ ही नहीं, तो फिर यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने कैसे बता दिया कि भारत की जनसंख्या बढ़ के इतनी हो गई। तो देखिए, ये किसी देश की जनगणना जनसंख्या का पता लगाने के लिए कई सारे आंकड़ों का इस्तेमाल करती है, जिसमें एक तो उस देश की पिछली जनगणना से कुछ आंकड़े लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि 2011 में जनगणना हुई थी, तो उसमें जब भी जनगणना होता है, तो पिछले पूर्व के जनगणना से और जो करंट जनगणना होता है, उसके बीच का रेशियो निकाला जाता है कि 10 वर्ष के दौरान कितने परसेंट जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए कि मान लीजिए 2011 में जनगणना हुआ और भारत की जनसंख्या 1 लाख पाई गई, या किसी देश की जनगणना 2011 में हुई और उस देश की जनसंख्या 1 लाख पाई गई। और इससे पहले जनगणना कब होगा, 10 साल पहले, यानी कि 2001 में। और जब 2001 में जनगणना हुआ था, तो उस समय इस देश की पॉपुलेशन जो थी वो 90,000 थी, यानी कि कितनी जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई, 10,000। और अगर इसको हम परसेंट में निकालेंगे तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, 10%। तो 10 साल में अगर 10% जनसंख्या वृद्धि हुई, तो 1 साल में कितना परसेंट वृद्धि हुई, 1%। तो ये इस आंकड़ा का भी इस्तेमाल करता है कि भारत की जनसंख्या प्रतिवर्ष 1% की दर से वृद्धि कर रही है। यानी कि अगर 2022 और 11, अगर 11 साल में अगर इस आंकड़े को मान लिया जाए, तो भारत की जनसंख्या में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी, 11%। तो 2011 की कुल जनसंख्या का 11% निकाल करके उसको क्या होगा, उसमें ऐड कर दिया जाता है, जिससे एक मोटा मोटी आंकड़ा पता चल जाता है कि हाँ, इस देश की जनसंख्या में इतनी वृद्धि हुई होगी। इसके अलावे हमारे यहाँ जब बच्चे का जन्म होता है, तो हम लोग उसका जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं। तो ये संस्थाएं जो है, ये गवर्नमेंटों से भी आंकड़े लेती है। इसके अलावा ये टेलीकॉम कंपनियों से भी आंकड़ा एकत्रित करती है कि कितने लोगों
के द्वारा टेलीफोन का यूज कर रहा है, कितना नेटवर्क काम कर रहा है, ठीक है। इसके अलावे जब मृत्यु होती है तो लोगों का डेथ सर्टिफिकेट भी बनता है, तो वहाँ से भी आंकड़ा लिया जाता है। तो इन सब आंकड़ाओं के आधार पर एक अनुमान लगा लिया जाता है कि हाँ, इस देश की जनसंख्या जो है इतनी होनी चाहिए। ये एग्जैक्ट नहीं होता है, इसमें थोड़ी कमी बेसी होती है हाँ, लेकिन 90% 95% तक ये सटीक होता है, क्योंकि ये आंकड़े वो आंकड़े होते हैं जो हमारे पूर्व के आंकड़ों से लिया जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होने की संभावना नहीं होती है। तो आप लोग समझ गए यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के बारे में। इसके द्वारा जो जारी रिपोर्ट जो जारी किया गया था उसका नाम है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023। इसके अलावा जनगणना से संबंधित कुछ तथ्यों को देख लिया, भारत के जनगणना से संबंधित। अब हम आते हैं कि ये जो जनगणना बताया गया है इसमें किसका प्रतिशत कितना है। तो ये जो 142 करोड़ 80 लाख जनसंख्या यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा बताया गया है, उसमें ये भी बताया गया है कि कुल आबादी का 7% आबादी जो है वो 65 साल से ऊपर के लोगों की है। मतलब ऐसे लोगों की है जो कामगार नहीं है, जो कार्य नहीं कर सकते, जो रिटायर्ड है, ठीक है। इसके अलावा 25% ऐसे लोग हैं जो 0 से 14 साल तक के हैं, यानी कि ये अभी क्या है, ये भी काम करने के स्टेज में नहीं है, ये अभी या तो पढ़ाई लिखाई करने के एज में, यानी कि 25 और 27 32% आबादी ऐसी है जो अभी देश के विकास में योगदान नहीं दे रही है, बल्कि वो अभी देश के लिए क्या है, लेबिलिटी है, अभी देश को इस पर काम करना है। लेकिन 68% आबादी जो है, ठीक है, वो 14 से, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है यहाँ पर, 15 से 65 साल के बीच है। यानी कि भारत की जो अधिकतम जनसंख्या है वो क्या है, 15 से 65 साल के बीच है, यानी कि अधिकतर आबादी जो है वो युवाओं की है, काम करने वालों की। और यही सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज है, क्योंकि जिस देश में जितने काम करने वाले लोग होंगे उस देश की आर्थिक प्रगति भी उतनी होगी, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, किसी व्यक्ति का के पास 5 लड़का है या 5 बच्चा है, लड़का है लड़के जो भी है, 5 बच्चे हैं और पांचों अर्न कर रहा है, पांचों काम कर रहा है, उस घर की आर्थिक समृद्धि आएगी, उस घर की स्थिति अच्छी होगी, ठीक है। लेकिन किसी घर में 5 गो वृद्ध व्यक्ति है, काम करने लायक नहीं है, तो क्या उस घर की वृद्धि होगी, नहीं है, ठीक है। तो भारत की जनसंख्या अगर बढ़ी है तो ये भारत के लिए पॉजिटिव है, ना कि निगेटिव है। इसके अलावे एक बड़ी जनसंख्या वाला देश जो होता है वो एक बड़ा बाजार भी होता है, जहाँ जितना अधिक लोग निवास करेगा वहाँ पर चीज़ों की मांगे भी उतनी अधिक होगी, ठीक है। वो दुनिया के लिए भारत क्या है, एक बहुत बड़ा बाजार, और बहुत बड़ा बाजार होने के कारण दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, वो भारत की तरफ आना चाहती है, क्योंकि उसको पता है कि भारत में अगर हम जाकर के उद्योग लगाएंगे और प्रोडक्शन करेंगे तो वहाँ बिक ही जाएगा, वहाँ खपत हो ही जाएगा और हमें उससे अधिक लाभ होगा। तो उस कंपनी हमारे यहाँ लाभ लेने आएगी, लेकिन हमें भी उस कंपनी से लाभ लेना होगा, और लाभ होगा क्योंकि जैसे ही वो यहाँ इंडस्ट्रीज लगाएगी तो उसे लोगों की आवश्यकता होगी, मानव संसाधन की आवश्यकता होगी, लेबर की आवश्यकता होगी, जो हम उसको प्रोवाइड करवाएंगे अपने जनसंख्याओं में से, ठीक है। और इसका अगर सबसे बेस्ट उदाहरण देखना हो तो इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है चाइना। दुनिया की जितनी भी कंपनी है वो चाइना में जाके इंडस्ट्रीज लगाना चाहती थी और लगाती है और अभी भी जाना चाहती है। क्यों? क्योंकि चाइना ने अपनी बड़े आबादी को
इतना प्रोडक्टिव बनाया, इतना प्रोडक्टिव बनाया और इतना सस्ता लेबर प्रोवाइड करवाया कि कंपनी सारी जो है वो चाइना में जाके एस्टेब्लिश्ड हो गई और चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया और चाइना का आर्थिक प्रगति का सबसे मेन कारण यही है। तो भारत भी इसका फायदा उठा सकता है। हाँ, हालांकि सरकार को थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि स्किल इंडिया के रूप में वर्तमान सरकार ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो उतना सक्सेस नहीं है जितना उसको होना चाहिए। तो सरकार को चाहिए कि पूरे तन मन धन से ये जो एक बड़ी 68% आबादी है, जिसमें सबसे अधिक आबादी युवाओं की है, उसमें स्किल्स डेवलप करे, स्किल्स को लेकर के माहौल तैयार करे। हमारे देश में माहौल भी नहीं है। भारत में आज भी कुछ स्टेट को छोड़ दिया जैसे गुजरात वगैरह, तो आज भी लोगों में सरकारी नौकरी का ही क्रेज है। हर आदमी को सरकारी नौकरी ही करना है। ये क्रेज कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर कोई सरकारी नौकरी करना चाहता है तो ये गलत नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि सबको सरकारी नौकरी नहीं हो सकती है। तो इस सिचुएशन में क्यों ना हम कुछ ऐसे स्किल्स को सीख लें जो हमारे जीवन में आगे काम दे सके। तो सरकार को इसके लिए जोर शोर से काम करना चाहिए और इन आबादी को स्किलफुल बनाना चाहिए, ताकि जो कंपनियां हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगाने के लिए आए तो उसे कम सैलरी में एक स्किल्स लेबर या स्किल्स कर्मचारी मिल सके। अगर उसको स्किल्स लेबर नहीं मिलेगा, वेजेस ज़्यादा देना पड़ेगा, तो वो क्या करेगा, वो इंडस्ट्रीज अपने यहाँ लगाएगा, वहाँ प्रोडक्शन करेगा और वो यहाँ हमारे देश में आके सामान बेचेगा। हमारी ज़रूरत है, हम तो खरीदेंगे, हमारी आबादी है। तो इस केस में क्या हुआ कि हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर हमें इस चीज़ से ज़्यादा बेनिफिट लेना है, हमें अपने आबादी को, विशेष करके युवा आबादी को जो हमारे देश में सबसे अधिक है, उसको स्किल्सफुल बनाना होगा, ताकि हम इस जनसंख्या का फ़ायदा उठा सकें। देखिए, कोई भी चीज़ अच्छा है या बुरा है, ये डिपेंड करता है उसके मैनेजमेंट से। अगर किसी देश की जनसंख्या अधिक है, तो वो उस देश के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर वहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा माहौल बना दिया जाए, स्किल्स बेहतर कर दिया जाए, तो ये आबादी देश को आगे बढ़ा भी सकती है। और अगर स्किल्स कमज़ोर रह गया, स्किल्सफुल नहीं हो पाए लोग, तकनीकी से दूर रह गए, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी भी, देश के लिए लायबिलिटी भी बन सकता है। और अगर इसका बेस्ट एग्जांपल देखना हो तो हम चाइना को देख सकते हैं और चाइना से सीख भी सकते हैं कि किस किस तरह उसने अपने बड़े आबादी को स्किल्सफुल बना करके पूरे दुनिया के इंडस्ट्रीज को अपने यहाँ आकर्षित किया, और उसी से वो दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। अब चाइना क्या नहीं बनाता है, हर चीज़ आपको पता भी नहीं है कि कौन चीज़ चाइनीज़ है, कौन चीज़ इंडियन है। तो आप मार्केट में जाओगे तो आपको पता है, भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, इतने चीज़ों का प्रोडक्शन करता है। तो किस लिए करता है? स्किल्स की वजह से। तो भारत सरकार का ये परम कर्तव्य होना चाहिए कि अपने युवा आबादियों को अधिक से अधिक स्किलफुल बनाए, ताकि वो देश के आर्थिक वृद्धि में सहयोग दे सके। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की नई नई जानकारियाँ हम आप लोगों को देते रहेंगे। जैसे ही कोई करंट घटनाएं इस तरह की होगी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, तो मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद। और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य वन लाइनर के रूप में मैं कल आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। गुड नाइट।